Do you think that Gen Z is emotionally aware or they are just confused? एटलीस्ट जेन ज़ी में ये फ़ायदा है कि कम से कम वो अपने बारे में सोचते तो है. मेजॉरिटी ऑफ द रिलेशनशिप्स आर नॉट एक्चुअली रिलेशनशिप सेंट्रिक, दे आर मोरली रील सेंट्रिक, एंड दैट्स व्हाट सिचुएशनशिप इज. यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन अलर्ट मोड. आपको नहीं पता कब क्या होने वाला है. एक और सिचुएशनशिप से मिलता जुलता शब्द है घोस्टिंग, जो बहुत यूज करती है Gen Z. There are very rare people who actually think about this old school love now. अभी आजकल हम एक अलग क्रेज देख रहे हैं सैयारा का. ऐसी मूवीज जैसे कबीर सिंह, एनिमल, ये सारी जो मूवीज है ना, हमारी जनरेशन इनको आइडलाइज कर बैठी है ऐसी लव स्टोरीज को. तो जितना मेरा लो सेल्फ वर्थ होगा उतना हम आइडलाइज करेंगे उस एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप को कि एक मैजिकल कुछ आने वाला है. डू यू थिंक लोनलीनेस एक टाइप ऑफ थ्रेट बन गया है इस जनरेशन के? हाँ, बहुत ज़्यादा. आई थिंक जो पार्ट आ रहा है ना कि हम 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, हमारे पास ऑप्शन तो खुले हुए. हाँ, बट सच में है क्या कोई? सबको सबसे बड़ा डर यही है कि आई विल बी रिप्लेस्ड. आजकल का डेटिंग सीन चल रहा है, उससे ही हम लोग डरते हैं. तो शादी तो मतलब बहुत दूर की बात है कि हो ही नहीं पाएगी. Past experiences, especially in relationships, they are carrying a lot of baggage. ओके शिवम, तो आप एक इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हैं. आप एग्जैक्टली बता सकते हैं ये होता क्या है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर टुडेज टाइम? Right. So basically, the way to handle emotions, I think सबसे बड़ी जो आज की चीज़ें हैं, हम जब बात करते हैं struggles, problems, issues, stress, हर कुछ बॉयल करता है इमोशंस को लेकर. अबाउट हम कैसे इमोशंस को समझते हैं, देखते हैं और प्रोसेस करते हैं. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाई बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमोशंस. सो व्हेन यू टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, इट्स द वे ऑफ हैंडलिंग योर इमोशंस इन एन इंटेलिजेंट वे. So that's what emotional intelligence is. And I and we primarily help and work around understanding कि हम कैसे उन emotions को better तरीके से समझ सके, deal कर सके और manage कर सके. And that primarily starts with understanding and being aware of them. Normally जब हम emotions की बात करते हैं तो हम बहुत black और white तरीके से बात करते हैं कि अच्छे emotions है, ये बुरे emotions है. But reality में every emotion has a purpose. And उन emotion को समझ पाना कि okay, जिन emotions को actually हम बुरा समझ रहे हैं या unpleasant समझ रहे हैं, negative समझ रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे. एंड उनको समझ कर डील कर पाना उस तरीके से जो आपको हेल्प करे, ना कि रिजेक्ट करे. सो दैट्स द होल पॉइंट अबाउट इट कि कैसे हम उनको समझे, अंडरस्टैंड करें और बेटर तरीके से डील करें. सो दैट्स द होल पर्पस ऑफ इट. ओके, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट इस रिलेशनशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस मिसिंग है? आई थिंक जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, सबसे बड़ा गैप आता है इमोशनल सिक्योरिटी और इमोशनल अवेलेबिलिटी के टर्म्स पे. कि हमारा पार्टनर या हम अपने पार्टनर को कितने लेवल पे सेफ, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, क्लियर फील करा पाते हैं या नहीं करा पाते. जहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस मिसिंग होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्रंटेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं. बिकॉज अगर मैं अपनी इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं जानता हूँ या मैं इमोशनली इंटेलिजेंट या अवेयर नहीं हूँ, तो नेचुरली मैं अपने प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी से डील करना नहीं जानता हूँ समहाउ. एंड जब वो नहीं जानूंगा मैं ऑब्वियसली, तो जब मैं अपनी सबसे इंटीमेट, सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप में जाऊंगा, एंड दैट बिकम्स माई ओनली सोर्स जहाँ पे वो इनसिक्योरिटीज, स्ट्रेस, लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस सब कुछ उधर निकलेगा. तो जितना गैप होगा इमोशनल इंटेलिजेंस में, उतना ज़्यादा रिलेशनशिप टर्मोइल से भरा हुआ होगा. सो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इमोशनल इंटेलिजेंस. बिकॉज जितने हम ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स देखते हैं आज के डेट पे, that primarily starts with the gap of emotional awareness from both the partners or either of the partners. तो उनको समझ पाना कि अगर इस पे काम किया जाए, समझा जाए, तो a lot of problem can be solved. When you're talking about the gap, I just want to know that दो लोग हैं रिलेशनशिप में, अब उनका ज़रूरी थोड़ी है कि हर रिलेशनशिप में गैप सेम ही होगा. हर दूसरे बंदे में अलग भी हो सकता है, दूसरा बंदा अलग हो. क्या पता एक बंदे में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, एक बंदे में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम है. तो ये कैसे वेरी होगा और इसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं? इसी अगेन ये चीज़ डिपेंड करेगा उस पर्सन टू पर्सन. एंड लाइक यू एग्जैक्टली सेड कि वो हमेशा सब्जेक्टिव होगा. देयर इज नो पर्टिकुलर कि ये पैरामीटर इतना ही होगा या इतना ही होगा. लेकिन हाँ, अगर एक बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट है, दूसरा बिल्कुल भी नहीं है, तो वेरी लेस चांसेस दैट इट इज गोइंग टू वर्क आउट. बिकॉज सिंपल सी बात है ना कि आप चीज़ों को फील कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, डील करना चाहते हो, प्रोसेस करना चाहते हो, और दूसरा इंसान आपको स्पेस ही नहीं दे पा रहा है, वो रिजेक्ट कर रहा है बार बार उन चीज़ों को, तो कैसे वर्कआउट करेगा? यू आर ऑलवेज गोइंग टू फील रिजेक्टेड, स्ट्रेस्ड आउट, फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट. तो वो एक बड़ा गैप आ जाता है. तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो इंसान ये रिलेशनशिप को वर्क करना है, तो पर्सन को इंडिविजुअली अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है फिर.
कि अगर नो रिलेशनशिप कैन वर्क आउट इफ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क ऑन योरसेल्फ। तो वो एक बहुत बड़ा गैप है कि आप पहले खुद पे काम करो, साथ में काम करो। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सिर्फ परफेक्ट हो जाओ फिर रिलेशनशिप में जाओ, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए। वी आर ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। करेक्ट। लेकिन ये प्रोसेस हो कि हम करना चाहते हैं वो चीज़। फॉर मेजॉरिटी पीपल ये एक प्रायोरिटी ही नहीं है, ये नीड ही नहीं है। मतलब ये तो सेकेंडरी टर्शियरी चीज़ हो गई ना। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक ऐसी सॉफ्ट स्किल है जो आपको पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, सब कुछ को बेटर करती है। बट अगेन वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, वी डोंट टॉक अबाउट इट ऑफन। दैट्स ट्रू। Are you saying कि हमेशा it should be 50-50 between partners to balance the emotional intelligence? बिल्कुल भी नहीं। आई मीन नॉर्मली भी आप नोटिस करो ना कि जनरली वुमेन आर मोर ऑन द एक्सप्रेसिव साइड। हाँ, करेक्ट। अब अगर आज हम वुमेन आप किसी साथ रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको जिस लेवल पे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आपको कभी वो पार्टनर नहीं मिलेगा जो सेम लेवल पे एक्सप्रेस करेगा। ये सेम एक्शन भी होगा, एक्शन भी सेम तरीके से, हर सबका अपना अपना पैरामीटर है प्रोसेस करने का इमोशंस को। तो 50-50 तो कभी नहीं हो सकता। बट वो समझ पाना कि वो क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, एंड मेकिंग पीस विद दैट एज वेल। आई डू नॉट वांट माई पार्टनर टू बी द सेम एज मी, आई वांट माई पार्टनर टू कॉम्प्लीमेंट मी। इफ आई वांट माई पार्टनर टू बी सेम एज मी, फिर तो भाई क्या खुद ही शादी कर लो। आई वांट माई पार्टनर टू कॉम्प्लीमेंट मी so that we can grow together, right? And which means that I will have certain flaws which my partner can fill up for me, and they will have certain flaws which I can fill up for them. Correct. And we both will have mutually flaws as well, जो हम साथ मिलके ग्रो करेंगे, इवॉल्व करेंगे, बेटर करेंगे। तो ये कैसे आएगा? जब हम दोनों फ्लेक्सिबल रहेंगे और अवेयर रहेंगे इस प्रोसेस पे कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, और इनको हम डील करने के लिए कितना रेडी है। बट हाँ, अगर हम दोनों अवॉइडेंट है इस चीज़ों को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, फिर तो कॉन्स्टेंटली हम दोनों भागते रहेंगे ना। तो ग्रोथ नहीं होगा। जब ग्रोथ नहीं होगा तो स्टैग्नेशन होगा, स्टैग्नेशन होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। करेक्ट। डू यू थिंक दैट जेन ज़ी इज इमोशनली अवेयर और दे आर जस्ट कंफ्यूज्ड एट दिस पॉइंट? सी, आई थिंक दे आर मोर अवेयर देन मिलेनियल्स फॉर श्योर। ओके, दे आर मोर अवेयर देन फॉर श्योर, बट कंफ्यूज्ड भी है। दे आर नॉट ही परफेक्ट नहीं है बिल्कुल। अवेयर हमसे ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा वो क्लियर है कि उनकी नीड्स और उनके वांट्स और उनके डिज़ायर्स कहाँ स्टैंड करते हैं। हम मिलेनियल्स में एक सबसे बड़ा इशू है कि हम अपने आप को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते। हमारे लिए हमारी नीड्स मैटर नहीं करती, हमारे लिए अपने बाकियों की नीड्स ज़्यादा मैटर करती है। एटलीस्ट जेन ज़ी में ये फ़ायदा है कि कम से कम वो अपने बारे में सोचते तो है। वो सोचते तो बोल पाते, हम बोल नहीं पाते बिकॉज हम सोच नहीं पाते। अगेन, नॉट बिकॉज कि हम सच में बहुत आज्ञाकारी है, बिकॉज हम डरे हुए। Majority of the millennials are not able to speak for themselves, not because they are actually nice आज्ञाकारी people. It's probably because they're scared of speaking up for themselves. तो जब हम Gen Z को blame करते हैं कि ये तो बहुत upfront and muffet है, maybe they're not muffet, they're actually speaking up for themselves. But हाँ, still they're confused. I mean, like every generation. हम ये compare करके जरूर बैठ सकते हैं कि हमारा generation अच्छा था, उनका generation बेकार है. But every generation has their pros and cons, and every generation is evolving every day. Correct. इवोल्यूशन होगा तो कुछ ना कुछ बेटर तो होगा ही, बट साथ साथ कंफ्यूजन आएगा, बिकॉज व्हेन यू आर ग्रोइंग यू आर आल्सो गेटिंग कंफ्यूज्ड इन द प्रोसेस। इवोल्यूशन का पर्पस ही यही है ना, ग्रोथ कंफ्यूजन के साथ ही आता है। तो इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। ओके, बट आई थिंक हम लोग, आई मीन जेन ज़ी को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है कि तुम ना मिलेनियल से जाके कुछ सीखो, तुम ना हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, और आप यहाँ उल्टा बोल रहे हो कि तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, तो वो अच्छी बात है। नहीं, सी वही ना कि हम ये जो हम जब हम जैसे आज हम मिलेनियल्स जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि हमसे कुछ सीखो। ये जनरेशन चीज़ है, दिस गोज ऑन एंड ऑन कि चलता रहेगा, जिंदगी भर चलता रहेगा कि हमारे, और ये एक ईगो से भी आता है। आप खुद सोचो ना कि मैं जिंदगी भर एक तरीके से जिंदगी जी, और वो तरीके से मैंने जिंदगी काट ली। अब एक नया जनरेशन आता है, वो बोलता है जो तुमने जिंदगी जी वो गलत है। तो मुझे शौक लगेगा ना, हम सिखाते हैं जिंदगी कैसी जीनी है। तो मुझे शौक लगेगा और मैं डिफेंड करना चाहूंगा। जब मैं डिफेंड करना चाहूंगा, दूसरा इंसान ऑब्वियसली उसे बुरा लगेगा, और डिफेंड के चक्कर में ब्लेम करूंगा मैं ऑब्वियसली आपको। तो आई थिंक ये चीज एज अ एवरी जनरेशन, फॉर एवरी पासिंग जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि इवोल्यूशन इज द रूल ऑफ नेचर। यू कैन नॉट स्टॉप इवोल्यूशन बाय एनी स्टैंडर्ड्स। कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी, सब चीज का। जब आप ग्रो कर रहे हो तो आपको सब कुछ प्लेट पे सब कुछ तो नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, कुछ चीज़ें मिस होंगी, कुछ चीज़ें ग्रो भी करेंगे, बट जहाँ पे कमी है, जो चीज़ें कमी है वो तो है ही। अभी जो जेन ज़ी की बात आती है, लाइक आई मेंशन कि एक तुमका सबसे बड़ा फायदा है कि दे आर एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, व्हिच वी डिड नॉट, व्हिच मींस दे आर स्पीकिंग अप फॉर देमसेल्व्स। बट एक प्रॉब्लम ये आता है बिकॉज जेन ज़ी के पास इतने ऑप्शंस है आज के दिन में ना, बी इट इन डेटिंग, बी इट इन इंफॉर्मेशन, बी इट इन पॉडकास्ट, बी इट इन बुक्स, बी इट इन स्टोरीज, बी इट इन व्हाटएवर,
कि दे आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विदाउट नोइंग हाउ टू एक्ट ऑन इट. And this is one thing I feel millennials had better of. We had very limited options in everything. In dating, in books, in podcasts. अगर हमें literally क्वेश्चन आया ना कि दिमाग में कि अच्छा एयरक्राफ्ट कैसे उड़ता है, हमें लिटरली इंसाइक्लोपीडिया लेकर आना पड़ता था वो पढ़ने के लिए. हमारे लिए इट्स वेरी इजी, हमको बस गूगल करना है. आप तो चैट जीपीटी कर लो, चैट जीपीटी कर लो. हाँ, आपको एक एक आंसर मिल जाएगा, उस डिटेल में मिल जाएगा जो सोचा भी नहीं आ सकता था कभी. तो ये क्या करता है, इंसान को लेजी बनाता है. हाँ, राइट, कि आप एफर्ट करना, जो डिटेल में ओरिएंटेड एफर्ट, और कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी को भी किल करता है. बिकॉज अब मुझे पता है अगर मुझे आंसर मिल ही जाएगा तो क्यूरियोसिटी और हंगर तो खत्म हो गया ना. द हंगर टू चेज समथिंग दैट इज गॉन. सेम फॉर द डेटिंग सीन एज वेल, कि अब मुझे पता है कि मेरे पास 50 ऑप्शंस रेडी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. फिर मैं क्यों एफर्ट करूं जो मेरे पास रिलेशनशिप सस्टेन कर रहा है. बिल्कुल. मैं तो फिर लड़ लूंगा, भाई तुम छोड़ दो मुझे, मेरे पास 50 लोग रेडी हायर करने को. राइट, तो ये गैप है. एंड ये चीज़ अगेन अ पार्ट ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, कि दिस इज समथिंग जेन ज़ी शुड वर्क अराउंड, कि कैसे उन ऑप्शंस को बहे ना बट उसको यूज करे इफेक्टिवली. Now, as we are talking about the dating part, I want to ask you कि आपके अकॉर्डिंग Gen Z का डेटिंग स्टाइल सोशल मीडिया ने कैसे शेप किया है? Is it on the positive side or is it on the negative side? नेगेटिव, आई वुड से प्राइमरली ऑन द नेगेटिव साइड, बिकॉज हाईजैक कर दिया, शेप भी नहीं करा, हाईजैक किया है. प्राइमरीली बिकॉज आज के डेट पे मेजॉरिटी ऑफ द रिलेशनशिप्स आर नॉट एक्चुअली रिलेशनशिप सेंट्रिक, दे आर मोरली रील सेंट्रिक. दे आर मोरली यूट्यूब व्लॉग सेंट्रिक, कि कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को या अपने प्रपोजल को दिखाऊं कि वो रील में अच्छा है. तो एक एक जो चीज़ें हो रही है ना, एक जो चीज़ें हो रही है, वो उसका पर्पस बन रहा है कि हाउ टू मेक इट अ गुड स्क्रिप्ट, विच इज टेकिंग अवे द रॉनेस ऑफ द फीलिंग ना. अब जब रॉनेस चला गया फीलिंग का, तो इट्स वेरी इजी टू मूव ऑन फ्रॉम दैट फीलिंग. और रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने के लिए अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, बट अटैचमेंट हुआ ही नहीं था आपके पर्सन से. आपको तो अटैचमेंट आइडिया से हुआ था, रील से हुआ था, आपकी वैलिडेशन से हुआ था उन रील्स के. तो इट्स इजी टू मूव ऑन. सो दैट इज वाई इट्स वेरी वल्नरेबल, इट्स वेरी वेरी शेकी. तो ये पार्ट है, मतलब अगेन आई थिंक लाइक आई मेंशन अगेन, कि ये एक ट्रांजिशनिंग स्पेस है रिलेशनशिप्स का भी, जो हमारे जनरेशन से नहीं देखा था. आज के जनरेशन के लिए भी नया है वो बहुत चीज़, कि वो भी एक्सपर्ट पैदा तो नहीं वैसे डील करने के लिए. दे आर ऑल्सो डीलिंग विद इट, हैंडलिंग इट. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि 5, 10, 15 सालों में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी इसमें भी. बिकॉज इंसान को जब अबंडेंस ऑफ कुछ भी मिलता है ना, तो इंसान पैनिक करता है. सबसे पहले कहना आसान होता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो तो मैं तो कुछ क्या कर लूँगा, मजे कर लूँगा. बट सच में अगर आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए ना, आप पहले पैनिक करोगे, करना क्या. फिर आप पैनिक में कुछ भी करोगे, गलतियाँ भी करोगे बहुत ज़्यादा. एंड देन शायद बहुत ही कम पैसे को सही फायदा उठा पाओगे, अनलेस अंटिल यू हैव नोन हाउ टू डील विथ मनी. सेम गोज फॉर रिलेशनशिप्स. आपको 1000 लोग दे दिए जाए, बट हाउ डू यू हैंडल विद दोस 1000 पीपल, यू डोंट नो. आई डोंट नो, नो वन नोज दैट. सो दैट इज वेयर अभी जो हमारा स्पेस चल रहा है वो ट्रांजिशनिंग स्पेस है, कि हम हैंडल करना सीख रहे हैं. मे भी 15-20 सालों में शायद हम हैंडल करना सीख जाएंगे, एंड देन मे बी रिलेशनशिप में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी फिर. आई गेस आई थिंक ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से भी बहुत हो रहा है आजकल, कि लोगों को लगता है कि हम अकेले क्यों रहे, हम क्यों पीछे उठे, हमको भी तो लोगों की तरह आगे बढ़ना है. सो आई थिंक बहुत फोमो तो बहुत बार रोल प्ले बहुत बार हो रहा है. आई थिंक हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंस्टाग्राम अगेन सब कुछ दुनिया ही इंस्टाग्राम पे है ना, तो एवरीथिंग दैट यू डूइंग राइट नाउ इज हैज टू बी इंस्टाग्राम वर्दी. तो आपको दिखना पड़ेगा. आई मीन योर वर्थ इज वेरी प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन दैट, कि आप कैसे अपना वर्थ डिफाइन करते हो. बट आई थिंक वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, कि आपका वर्थ शुड नॉट बी डिफाइंड जस्ट बाय दैट. आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, आइडेंटिफाई करो, वर्क करो, ताकि एटलीस्ट आप उसको बेटर तरीके से हैंडल करना सीख जाओ. जेन ज़ी ने एक नया वर्ड निकाला है, सिचुएशनशिप, जिसका मतलब है कि सब कुछ वैसा ही है, आप रिलेशनशिप में हो, मतलब इमोशंस हैं, लव है, बस कोई लेबल या कोई टैग नहीं है. डू यू थिंक कि ये हेल्दी है या फिर ये नुकसान ही देने वाला है लॉन्गर रन में? नुकसान ही देने वाला है. आई विल टेल यू द रीज़न व्हाई. जब तक इंसान एक सिंपल से एंग्जाइटी, जब हम इमोशन की बात करते हैं, एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी फीड्स अपॉन अनसर्टेनिटी. इंसान, किसी भी इंसान को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इंसान के लिए, हर एक चीज़ में सिक्योरिटी. दैट इज वॉट यू रिलाई अपॉन. हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, और हमें बैठे हुए बिकॉज हमें सिक्योरिटी है कि यहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आने वाला है. वॉट इफ हमें सिक्योरिटी छीन ले आपसे, किसी भी मोमेंट अर्थक्वेक आ सकता है. क्या हम इस शांति के साथ पॉडकास्ट कर पाएंगे? नहीं. द होल सिक्योरिटी इज टेकन अवे फ्रॉम अस ना. कभी भी किसी से कुछ भी हो सकता है. तो क्या मैं एक कॉन्फिडेंटली
अप्रोच कर पाऊंगा उस चीज को? नो, आई विल बी कॉन्स्टेंटली ऑन अलर्ट मोड, एंड दैट्स व्हाट सिचुएशनशिप इज। यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन अलर्ट मोड। आपको नहीं पता कब क्या होने वाला है, किस दिन वो किस मोमेंट खत्म हो जाएगा, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो नेचुरली क्या आप अपना एक्चुअल ऑथेंटिक सेल्फ बाहर निकाल पाओगे? आप नहीं निकाल पाओगे। आप कॉन्स्टेंटली एक फेक साइड बाहर निकालना चाहोगे, कॉन्स्टेंटली एक नया तरीका दिखाना चाहोगे, सो दैट आई कैन बी द अदर पर्सन कैन बी अट्रैक्टेड टू मी, which is taking away the real authenticity from you. And of course, it is a very fatigue process, very tiring process. अब constantly खुद से बाहर रहना, very exhaustive process. And साथ ही साथ stressful भी है, और साथ ही साथ uncertain भी है, साथ ही साथ anxious भी है. This is a troubling process, right? तो किसी भी relationship में security चाहिए. अब security का ingredient ही हटा दे, तो आपको short term excitement बहुत है, लेकिन long term it's just pain. It's like drinking alcohol. आप पी रहे हो, आपको मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट है जरूर, बट लॉन्ग टर्म आपको पता है इट्स गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू। ये किसके लिए ज्यादा हार्मफुल रहेगा, या फिर इट्स गोइंग टू बी इक्वल फॉर बोथ द साइड्स, मेल एंड फीमेल? बोथ द साइड्स। इट्स जस्ट दैट मेन वुड नॉट एग्री दैट दे आर हार्मफुल फॉर देम एज वेल। मेन को लगता है कि मेरे लिए फायदा है बहुत चीज़ का, बट ये भी बात माननी पड़ेगी ना कि मेन आर ऑफन मोर इमोशनली नंबर एंड इग्नोरेंट देन वुमेन। तो जो चीज़ें वुमेन को आज समझ में आती, मेन को शायद 4 दिन बाद समझ, तो ये चीज़ उनको बाद में समझ में आता है कि अच्छा ये तो मेरे साथ गलत हो गया। एंड वो पेन को, अनदर थिंग इज दैट मेन हैव लर्न्ड द आर्ट ऑफ सप्रेसिंग देयर इमोशंस। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में उनको वो खुद को कन्विंस भी कर लेंगे, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, सही हुआ, अब तो मेरे पास बाकी ऑप्शंस खुल गए। बट जब रियलिटी कैचअप करती है तो वो पेन, जो सप्रेस्ड इमोशंस था, वो सब कुछ अंदर अंदर दबा हुआ था और सब निकलता है बहुत एक्सट्रीम फॉर्म्स में सारा। तो ये बात भी है, इमोशनल सप्रेशन इज वेरी हाई इन मैन, एंड दैट इज वाई इट लीड्स टू बिगर कॉजेज एंड एलिमेंट्स इन मेन। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, द हाइस्ट नंबर ऑफ सुसाइड केसेस, द हाइस्ट नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ केसेस, द हाइस्ट नंबर ऑफ डिप्रेशन, द हाइस्ट नंबर ऑफ एंग्जाइटी, ऑल इज मेन। कोई तो रीजन होगा ना, एंड ऑल ऑफ इट कंबाइंस टूवर्ड्स दिस वन कॉमन थिंग, द लैक ऑफ इमोशनल प्रोसेसिंग एंड टू मच ऑफ इमोशनल सप्रेशन। हम आदत है हमें, हम बचपन से सीखे ही है ना, बचपन से बताया गया है मैन आपको लड़कियों की तरह रोना नहीं है, आपको लड़कियों की तरह गॉसिप नहीं करना है। एंड गॉसिप करने का मतलब क्या होता है कि आप अपने दिन के बारे में बात ना करो। अगर मेरे साथ दिन में कुछ हुआ और मैं जाके बात कर रहा हूँ अपने दोस्तों से, तो लोग बोलेंगे क्या गॉसिप करते रहते हो लड़कियों की तरह। व्हाट आई वाज एक्चुअली डूइंग व्हेन आई वाज एक्चुअली रिकॉर्डिंग माय डे, आई वाज टॉकिंग अबाउट माय डे, हाउ इट वेंट, क्या फील किया, क्या नहीं फील किया, मैंने कट कर दिया। यू आर गॉसिपिंग लाइक अ वुमन। सो द होल प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग माय इमोशन हैज बीन कट ऑफ फ्रॉम मी। तो मैंने प्रोसेस करना ही बंद कर दिया इमोशन को, बिकॉज आई हैव टू बी मैस्कुलिन, आई हैव टू बी अ मैन। So since I did not never learn how to process my emotions, now as an adult, how do I know how to process my emotions? And it hurts us very hotly. बहुत haunt करता है मैंने को ये चीज़। ये एक रिसर्च भी है कि women tend to be over breakup more earlier than men. मतलब वो 4 दिन रोएगी and then she'll be fine. But as compared to men, they are fine for 4 days, but then उसके बाद हाँ रिलैप्स होता है बहुत गंदा। एक और सिचुएशनशिप से मिलता जुलता शब्द है घोस्टिंग, जो बहुत यूज करती है जेन जी। घोस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी को बिना बताए डिसअपियर हो जाते हो एंड विदाउट इवन गिविंग एन क्लैरिफिकेशन अबाउट इट। डू यू थिंक इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक मेंटल हेल्थ पे या किसी की साइकोलॉजिकल हेल्थ पे? पड़ता है, दोनों को पड़ता है। पहला आई टेल यू द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन हु इज घोस्टिंग। ओके। इंसान चीज़ों को इग्नोर या गोस्ट कब करता है? जब उसके पास इमोशनल कैपेबिलिटी नहीं होती उसको हैंडल करने की। मैं आपको गोस्ट कब करूँगा किसी कॉन्वर्सेशन में? जब मुझे पता है या नहीं है कि मैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के केपेबल ही नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू आस्क मी समथिंग कि मुझे असाइनमेंट बना कर दे दो, लेट्स से, बट मैंने बनाया नहीं असाइनमेंट, तो मैं क्या करूँगा? आपको अवॉइड करूँगा आपके क्वेश्चंस को। व्हाई एम अवॉइडिंग योर क्वेश्चन? एम आई अवॉइडिंग यू और एम अवॉइडिंग द क्वेश्चन? Why am I avoiding the question? Because if I confront this question and talk about this question, I'm going to feel bad about it, horrible about it, that I have not yet done the assignment. तो क्या मैं avoid कर रहा हूँ? Avoiding the feeling altogether. So the person who is actually ghosting, they are avoiding the difficult feelings, which says a lot about them that they are not ready to process their emotions, which means they have higher difficulty dealing with their emotions, understanding their emotions, managing their emotions. तो चलो उसका घोस्टिंग की तो बात कर दी कि चलो जो जिस पर्सन ने घोस्ट किया उसका अपने स्ट्रगल से तभी वो घोस्ट कर रहा है, वो बात ही नहीं करना चाहता, फीलिंग्स इग्नोर कर रहा है, फीलिंग्स इग्नोर कर रहा है। बट द पर्सन हु गेट्स घोस्टेड, इट हर्ट्स देम एज वेल, बिकॉज इट मेक्स यू फील रिजेक्टेड। क्या आपको तो रिजेक्टेड फील हुआ ना कि मैंने तो पूछा था नॉर्मली असाइनमेंट किया या नहीं किया, इसमें कौन सी, इसमें क्या बोल तो हाँ या ना, क्या बड़ी बात हो गई।
but you feel eventually rejected by that, and rejected में फिर again the whole ego, the whole self-worth thing goes for a toss, and again it kind of impacts it. I think the best way to handle such situations is try to not take it too personally, as we often do. आप समझो कि where the other person is also trying to come from. मतलब obviously I'm not saying कि the other person did right, वो नहीं, but समझो कि maybe it was not about me and more about them. Okay. Okay, मतलब I'm not a little satisfied with the answer because I feel that you've let the person gone too easily. And what would you suggest we should do? Communication. But वो तो communicate करने ही नहीं चाहता नहीं है. कैसे भी करो. But वही तो that becomes a very vicious loop we get stuck in. हाँ. And ये चीज rejected और ज़्यादा feel कराता है. I'll tell you how the process goes. मैंने आपको ghost किया. हाँ. आपको बुरा लगा. हाँ. आप मेरे पास फिर से आओगे. हाँ. कि why not replying to my messages? हाँ. मैं तो पहले मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो मेरे बट बर्डन और बढ़ गया ना, तो मैंने और ज्यादा गोस्ट किया आपको, फिर आपको गुस्सा और बढ़ गया, अब फिर से आओगे मेरे पास और गुस्से से आओगे, अब मेरे पास और बर्डन बढ़ गया, तो मैं तो और गोस्ट करूंगा, तो आपका गुस्सा बढ़ते जा रहा है. बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर ट्राइंग टू मेक मे बी थिंक कि शायद मैं कम्युनिकेट करके क्लैरिटी ढूंढ लूं, बट यू आर सीकिंग फॉर क्लैरिटी फ्रॉम अ पर्सन हु इज ऑलरेडी कंफ्यूज्ड. विल यू एवर गेट क्लैरिटी फ्रॉम अ पर्सन हु इज ऑलरेडी कंफ्यूज्ड? Do you think time? I think time will heal it. I think processing will heal it. Time तो कभी कुछ नहीं heal करता है. नहीं करता है. Time क्या heal करेगा? Time is just a tool जो exist करेगा और pass करता रहेगा जब तक आप उस time को use ना करो अपने favor में. Time के साथ कुछ नहीं गायब होता है. हम सोचते हैं कि अच्छा मैंने भूल गया तो खत्म हो गया कहानी. It does never. Your body keeps the score and your mind keeps the score of everything that happens with you. Your body and your mind are data collecting things. वो data collect करते रहते हैं हर वक्त. तो everything that has happened with you in the past is with you right now. हम माने या ना माने. अगर हम भूल गए, चलो भूल गए, जो बीत गई सो बात गई, आपको लग रहा है बात, but your mind is storing that and your body has stored that and it is showing up in your body and in your mind, right? तो time तो बिल्कुल नहीं कुछ करने वाला, हमें करना है. हम कैसे करेंगे? By processing what I felt during the conversation. I felt ignored. I felt ghosted. I felt horrible. I felt rejected. Let me try to understand it. Let me take out my feelings. Let me address the issues. And let me try to see it from a different perspective then. Correct. कितना पार्ट मेरा था, कितना पार्ट उसका था, क्या मैंने ज़्यादा फोर्स कर दिया, क्या मैंने ज़्यादा बर्डन कर दिया, क्या उसकी सारी गलती थी, क्या मेरी सारी गलती थी. See it holistically, right? तभी तो हम उसको प्रोसेस कर पाएंगे. It's neither about blaming completely him or blaming completely ourselves. Understanding the bigger picture. मे बी शायद आंसर मिले कि शायद उसकी ही गलती थी या मेरी ही गलती थी या मिडवे था. But get an answer. That is what processing all about. But हम वही, that is the thing we often avoid. And वही चीज problem solve करता है. We often blame ourselves and we sometimes blame them. Exactly. दोनों एक coping mechanism है. हाँ. Either I blame you or either I blame myself. दोनों is an attempt to get an answer which is not there. Yeah. मैं फेल करके एग्जामिनेशन में मैं बोलूंगा टीचर बकवास था या मैं बकवास था. दोनों एब्सोल्यूट आंसर नहीं है. मिक्स है दोनों का. आज थोड़ा मैं भी बकवास हूँ, थोड़ा टीचर बकवास है, थोड़ा क्वेश्चन पेपर बकवास था, सब कुछ था. सिचुएशन था, मे बी एंग्जाइटी हो गई थी, स्ट्रेस हो गया था, बहुत सारे फैक्टर्स थे ना. वी ऑफन ओवर सिंप्लीफाई आंसर्स. इतना ओवर सिंप्लीफाई आंसर्स होते नहीं. बहुत एवरीथिंग दैट वी डू इन लाइफ इज सो कॉम्प्लेक्स. कितनी सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है चीज़ें. एक भी चीज़ हो रही है, हम एक तुरंत आंसर निकाल दे. मैं गाड़ी चला रहा हूँ, दूसरे से पीछे कोई ठोक दे रहा है, आई एम सेइंग कि तुमने गलती करी, बट मुझे क्या पता कि पिछले वाले को भी गाड़ी में पीछे से पुश कर दिया था तो ये होगा. आई डोंट नो, राइट? मैंने तो इमीडिएटली जंप कर दिया कि हाउ डेयर यू डू दैट टू मी. करेक्ट. तो दैट्स ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन आंसर. दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू. तो वो एक पार्ट है जो आई थिंक वी शुड ट्राई टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल, कि एवरीथिंग इज नॉट सो सिंप्लीफाइड एज वी ऑफन अज्यूम इट टू बी. ओके. आजकल हम देखते हैं ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग होते जा रहे हैं. डू यू थिंक जेन ज़ी ये केपेबल है ही नहीं ब्रेकअप करने के लिए, या फिर वो आगे जाके थोड़ा और ठीक हो जाएगा इन सब मामलों में? अभी ऐसा चल रहा है ये वाला टाइम, क्योंकि सबको जैसे आपने बोला कि नया नया, हम पैदा तो ऐसे नहीं हुए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने देखा, तब जाके हमारे ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़े, इतना कंफ्यूजिंग हुआ, ये सब वर्ड्स आए, सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, ब्रेड कमिंग, व्हाटएवर. डू यू थिंक कि आगे जाके ठीक हो जाएगा, और दे आर जस्ट इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस लाइक दिस? इनकेपेबल तो कोई नहीं होता है. We learn. That's the whole point of life. We learn. Correct. We learn various things. So we need to understand this thing. Ki we need to make efforts to learn as well.
जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना वो टाइम कम होता जाएगा, और जितना वो छोड़ देंगे तो अब धीरे धीरे अडेप्ट करेंगे। अब धीरे धीरे अडेप्ट करने में 50 साल लग सकता है, खुद से मेहनत करने में शायद 5 साल में हो जाए वो चीज़। लगना तो फिर भी वही है। अब अगर डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, आपने मान लो मेहनत करी, आपने अपने पैटर्न्स को तोड़ा, तो शायद आप 6 महीने में वो सीख गए जो बाकी दुनिया, बाकी जनरेशन 20 साल लगाने वाले हैं। बट आप तो निकल गए ना उस रेस से बाहर, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। दुनिया को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, बट वही चीज़ को हम जितना कॉन्फिडेंटली डील करें कि ओके दिस इज माई लाइफ, आई नीड टू टेक कमांड ओवर माई लाइफ, फॉरगेट अबाउट व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग। एंड मेरा गोल क्या है, मुझे अपनी जिंदगी अच्छी जीनी है। सोसाइटी को बेटर करने गए तो फिर तो जिंदगी निकल जाएगी, इट्स अलग कॉज फॉर दैट मैटर, राइट। लेकिन हाँ, इसको एड्रेस करना कि हम अपनी ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, एंड देन आई नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड देन बी होपफुल ऑल्सो कि द अदर पर्सन दैट आई एम मीटिंग इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम, because it's not just dependent on me now. Yeah, every other person you meet is having a different side of thinking, and you don't even know what to do now because we don't have that same mental of space. There are some people who are looking for old school love, and there are very rare people who actually think about this old school love now in this situation. आजकल सब यही सब ढूंढ रहे हैं, situationships और ये सब। तो नहीं, इसमें पता है क्या है, इसमें easy, it's the most easiest approach है of avoiding the difficult emotions, situationship या easy love। आप किसी भी चीज़ के डेप्थ पे ना जाओ तो अच्छा ही है ना, बिकॉज डेप्थ पे जाने पे पेन भी है। जितना मज़ा है, जितना एक्साइटमेंट है, वो पेन भी है, बट हम चाहते नहीं पेन फील करना, तो हम एक्साइटमेंट भी नहीं फील कर पाते, तो हम ऊपर ही रहते हैं बस। लेकिन ऊपर में इट्स नॉट एक्साइटिंग, we need to get to the depth of it. But वही old school love में vulnerability चाहिए बहुत ज़्यादा। You need to be very very vulnerable, become very comfortable with vulnerability, which most of the people do not want to be. तो वही चीज़ है कि I think it's more about कि हम aware रहे अपने part पे कि what do I want, and then be conscious of the fact that what the other person is also bringing on the table. Correct. Now I cannot change the other person. If you are an old school love person and you're meeting someone who is the modern situationship kind, आप अपने दिमाग से बात निकाल दो कि मैं उसको हील करके बेटर करके इम्प्रूव करने वाली हूँ। वेरी हाई चांसेस कि वो बहुत क्लैरिटी के साथ आ रहा है कि उसको क्या चाहिए, एंड आपको लग रहा है कि शायद उसको पता नहीं है क्या फ़ायदा है, शायद मैं उसको सही कर दूंगी। दे नो बेटर देन यू कि उसे क्या चाहिए। इग्नोर दैट, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी क्लैरिटी बनाओ कि ओके व्हाट डू आई वांट आउट ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड देन जब हम वो क्लियर रहेंगे ना, देन विल फाइंड समवन लाइक दैट एज वेल, बिकॉज नॉट ऑल मेन आर लाइक दैट ईदर कि सबको सिचुएशनशिप ही चाहिए। अ लॉट ऑफ मेन वांट दैट ओल्ड स्कूल वेरी क्लियर कम्युनिकेटिव एंड वेरी लॉन्ग टर्म लव, लास्टिंग लव एज वेल। तो वो पार्ट भी उसके साथ आता है। तो जब तक हम अवेयर नहीं रहेंगे, जब तक हम उन ट्रैप्स में ना फंसते रहे, उसके लिए हमें ऑब्जर्वेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। दैट्स ट्रू। अभी आजकल हम एक अलग क्रेज देख रहे हैं सैयारा का। ऐसी मूवीज़ जैसे कबीर सिंह, एनिमल, ये सारी जो मूवीज़ है ना, हमारी जनरेशन इनको आइडलाइज कर बैठी है, ऐसी लव स्टोरीज़ को आइडलाइज कर बैठी है। आपको लगता है कि ऐसी लव स्टोरीज को आइडलाइज करना सही है? एंड व्हेन आई से क्रेजी, पीपल हैव एक्चुअली गॉन क्रेजी। कोई आईवी ड्रिप लेके देख रहा है, वहाँ पे पीपल आर क्राइंग, पीपल आर हाउलिंग, कोई ग्लास तोड़ रहा है एंड देयर इज ऑल ब्लड। डू यू थिंक कि ये लोग व्यूज़ के लिए करते हैं और दे आर एक्चुअली आइडलाइजिंग दीज टाइप्स ऑफ लव स्टोरीज कि ऐसा ही प्यार चाहिए भाई, और तो कैसा प्यार नहीं चाहिए? I'll tell you one thing ना, कि जितना इंसान के अंदर void है, हाँ, उतना वो एक्सट्रीमिटीज को ढूंढेगा। विच मीन्स कि अगर मेरी भूख बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं उस पॉइंट पे बैलेंस्ड डाइट नहीं ढूंढूंगा। जितनी ज़्यादा भूख, उतना मुझे हाई कैलोरीफिक फूड अट्रैक्ट करेगा, राइट? तो उस पॉइंट पे आप मुझसे भूख, एक्सट्रीम भूख वाले स्टेट पे आप ये नहीं मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं बैलेंस डाइट बनाऊंगा और खाऊंगा। मुझे जो दोगे मैं वो खाऊंगा, एक्सट्रीम में खाऊंगा, 15 रोटी ऑर्डर करूंगा, बिकॉज उस दिमाग चल नहीं रहा है मेरा ना, बिकॉज मैं तो एक्सट्रीम में हूँ, एक्सट्रीमिटीज पे हूँ। सेम थिंग गोस फॉर लव एज वेल। जितना वो एक अबैंडेंड, लो, बहुत ही लो सेल्फ वर्थ वाले स्टेट पे बैठा हुआ है, उतना वो चाहेगा एक्सट्रीमिटीज ऑफ द इमोशन कि वो उसको बाहर निकाल के लेके रहा है। तो जितना मेरा लो सेल्फ वर्थ होगा, उतना हम आइडलाइज करेंगे उस एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप को कि एक मैजिकल कुछ आने वाला है और वो मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, राइट? सो इट ऑफन रूट्स फ्रॉम लो सेल्फ वर्थ। एंड सेकेंडली इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे हम चाहते हैं कि
और किस एक्सट्रीम में दूसरा इंसान मुझे प्यार करे, एक्सेप्ट करे, डील करे, वॉट एवर दैट इज. बट अगेन वी ऑफन फॉरगेट द फैक्ट दैट लव इज नेवर अबाउट जस्ट द अदर पर्सन, इट्स ऑल्सो अबाउट यू. हाउ मच आर यू पुटिंग इन द एफर्ट्स? तो इट्स अ मिडिल वे ग्राउंड, राइट. एंड द सेकंड थिंग जो बात की आपने की व्यूज के टर्म्स पे, कि लोग सच में कर रहे हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज पता नहीं, आई मीन जनरली स्पीकिंग कितने सारे लोग हैं जो सच में व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं. एंड वो तो हमने देखा है, नाले में कूद जाते हैं, कार ड्राइविंग करते हैं, कुछ भी करते हैं. अब वो चीज बहुत डिस्टिंक्टिव हो चुका है कि पीपल कैन गेट टू एनी एक्सटेंट टू प्रूव देयर इमेज, राइट. एंड वो हमेशा था. इट्स नॉट कि ये जनरेशन कर रही है. इमेज इज समथिंग दैट एवरीवन चेजेस, राइट. हमारे जमाने में वो सोसाइटी में होता था. लोग उस वक्त नस काट लेते थे अपने गर्लफ्रेंड के सामने, उनको खून की लव लेटर्स लिखते थे. पुराने लव स्टोरीज एंड पुराने मूवीज एंड बुक्स इस पे होते थे. एक्सट्रीमिटीज हमेशा एग्जिस्ट करती, इमेज हमेशा एग्जिस्ट करता रहा है. इट जस्ट चेंजेस इट्स शेप एंड फॉर्म. अभी शायद वो रील्स के थ्रू आ रहा है, अभी वो शायद हम अपने ट्वीट्स के थ्रू डाल रहे हैं. तो पॉइंट वही है, द ह्यूमन बिहेवियर रिमेन्स द सेम, द अप्रोच चेंजेस. बिल्कुल ठीक. तो मैं ये पूछ रही हूँ कि डू यू थिंक लोनलीनेस एक टाइप ऑफ थ्रेट बन गया है इस जनरेशन के लिए? हाँ, बहुत ज़्यादा है ना. आई थिंक जो पार्ट आ रहा है ना कि हम 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, हमारे पास ऑप्शन तो खुले हुए. हाँ. बट सच में है क्या कोई? सच में कोई नहीं है. इन माई रॉएस्ट वल्नरेबल मोमेंट्स, मोस्ट इंटीमेट, मोस्ट लो मोमेंट, कोई नहीं मेरे पास. बिकॉज सबको तो वो वल्नरेबिलिटी से तो अवॉइड करने के लिए कर रहा है. सबको तो सिचुएशनशिप में घुसना है. नो वन वांट्स अ वल्नरेबिलिटी. तो जब हम सच में लो है तो हम क्या फील करें? कुछ नहीं फील करें, हम तो अकेले हो जाते हैं. एंड दैट क्रिएट्स अ लोनलीनेस एपिडेमिक. सो दिस जनरेशन इज द लोनलीस्ट जनरेशन एवर. एंड द रिसर्च शोज दैट कि सबसे लोनलीस्ट जनरेशन है, एंड विच क्रिएट्स इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड विच ऑल्सो क्रिएट्स द स्पेस ऑफ एडिक्शन एज वेल. बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी की गई है कि in the space of loneliness, in the space of stress, men often resort to addiction to feel better. And that is why the number of addictions, substance abuse, and that is the reason substance abuse, alcohol abuse, drug abuse is highest among men. जितना स्ट्रेस होगा, जितना लोनलीनेस होगा, उतना वो इंसान उधर की तरफ भागेगा. बिकॉज मेन के पास कभी भी वल्नरेबिलिटी का स्पेस नहीं था. विमेन के लिए क्या होता है? विमेन जंप टुवर्ड्स कम्युनिकेशन, कनेक्शंस, इंटीमेसी टू फील बेटर. men jump towards substance to feel better. तो शॉर्ट टर्म है, शॉर्टकट है, बट वो करना चाहते हैं. दैट इज वेयर एडिक्शन, दैट इज वेयर स्ट्रेस, दैट इज वेयर इलनेसेस, एवरीथिंग काइंड ऑफ इंक्रीजेस. तो एक एपिडेमिक तो है, लोनलीनेस इज अ वेरी बिग एपिडेमिक. एंड थ्रू सर्टेन आइडियोलॉजीज एंड थ्रू सर्टेन बिहेवियर्स ऑफ एवरीवन वो चीज़ें बढ़ती जाती है. बट अगेन ये चीज़ जो भी बढ़ती जाए, इसका भी एक पॉइंट है, लाइक अ बेल कर्व. इट विल इंक्रीज एंड इट विल रिड्यूस. सबका यही होता है. हमें अपना पॉइंट रखना है कि व्हाट डू आई वांट टू डू अबाउट इट. मैं इसमें पार्ट होना चाहती हूँ, नहीं होना चाहती हूँ. एंड इट इज टोटली ऑन यू. एंड द मोर पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग, रिकॉग्नाइज दिस बिहेवियर्स एंड वर्क ऑन द इमोशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट, उतना उससे बाहर निकल पाएंगे. जितना हम फ्लो में चलते रहेंगे, उतना वो चीज़ें हमारे साथ भी होती रहेंगी सेम तरीके से. ओके थोड़ा ज़्यादा टू रियल हो गया है. सो सोशल मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा थेरेपी टॉक्स हो रही है. डू यू थिंक कि जेनजी को समझ आ रहा है कि हाँ भाई थेरेपी कुछ होती है, या फिर वो बस पैटर्न्स के लिए, ट्रेंड्स के लिए समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने का कि थेरेपी कुछ होती है, मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ करना है आपको? क्योंकि आई फील दैट दिस इज द जनरेशन विच इज द मोस्ट अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. तो उसके लिए एक्चुअली वो लोग और समझने के लिए कुछ कर रहे हैं, और वो अभी भी टैबू ही है? नहीं, कर तो रहे. हाँ, अवेयर है, अवेयर, डेफिनेटली अवेयर, बहुत ऑब्जर्वेंट है, अवेयर है. एंड इट्स अ गुड साइन कि लोग उसके लिए स्टेप्स तो ले रहे कम से कम ना. हाँ, ये बात है कि बहुत लोग शायद नाम के लिए कर रहे हैं, बहुत लोग काम के लिए भी कर रहे हैं. बट चलो फिर भी आई वुड स्टिल सी इट इज अ पॉजिटिव साइन. कर तो रहना, इतनी बात तो पहुंची ना कि कम वहां तक लोग पहुंच पा रहे हैं कि वो टैबू तो कम हो रहा है. हमारे जनरेशन में इट वाज अ टैबू. लोग थेरेपी लेने से डरते, बात करने से डरते. तो एटलीस्ट बात करना चालू किया तो अच्छी बात है. हाँ, लॉट ऑफ पीपल डू इट फॉर कि जस्ट टू टिक इट ऑफ फ्रॉम द मार्क कि मैंने कर लिया. But again, being very honest with you, therapy is not as magical as we often think of it as. It's real hard work. And people often assume and end up thinking कि हमने एक सेशन कर लिया, 2 सेशन कर लिया, अब तो मैजिक हो जाना चाहिए मेरी लाइफ में. कुछ नहीं होता 1-2 सेशन में. It's a series of process. आपको महीनों काम करना पड़ता है खुद के ऊपर. Even before therapy, even after therapy. Even in the session, even outside of the session. You have to keep doing the work constantly to be able to grow in your life.
राइट. तो वो प्रोसेस है कि लॉट ऑफ पीपल गेट टायर्ड 1-2 सेशन 4 सेशंस के बाद, यार कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, एक्साइटिंग नहीं लग रहा है. इट वॉज नेवर अबाउट मज़ा एनी वे. द पॉइंट अबाउट इट वॉज टू मेक यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर पैटर्न्स, अबाउट योर बिलीव्स, अबाउट योर बिहेवियर्स. इट वॉज अबाउट टू ask yourself the questions that you are very scared to ask yourself. It was get to the answers where you are scared to answer for yourself as well. तो एक पॉइंट ऑफ इट सब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली चीज आ जाती है ना, जो हम सेल्फ खुद को मिरर नहीं दिखा पाते हैं. इट्स अ स्लैप इन योर फेस. मैं तो ऐसे बोलती हूँ, इट्स अ स्लैप इन योर फेस. बिल्कुल, इट इज. कितनी सॉफ्टली लग रहा है वो आपके डिपेंडेंट है, एंड द थेरेपिस्ट पे डिपेंडेंट है. बिल्कुल. हाँ, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. आई थिंक इट्स अ गुड साइन एनीवे कि लोग एटलीस्ट इस चीज को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं. हाँ. डू यू थिंक कि अभी इस वक्त पे जैसे थेरेपी का आप बात कर रहे हैं, चाहे लोग मान रहे हैं, डू यू थिंक हमारे पेरेंट्स भी इन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा मान रहे हैं, या फिर अभी उनके लिए भी टैबू है? क्योंकि वो तो बहुत बड़ी जनरेशन, जैसे मिलेनियल्स भी अब थोड़ा थोड़ा मानने लगे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ होती है. जल्दी तो अवेयर थे ही, बट हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, उनके लिए अभी तक ये टैबू है, या दे आर ऑल्सो चेंजिंग अकॉर्डिंग टू यू? चेंज तो आ रहा है. मतलब जब दुनिया चेंज होती है तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस और एक नेचुरल सेंस ऑफ कंफर्ट आ जाता है उन चीज़ों को लेकर. नॉट विथ एवरीवन, बट हाँ, मतलब फ्रॉम व्हाट आई सी देयर हैज बीन चेंजेस. आई सी अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फॉर माई सेल्फ एज वेल जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के, एंड दे आर सीकिंग थेरेपी. मतलब कि एंड दे आर सीकिंग थेरेपी बिकॉज दे चिल्ड्रन हैव एडवाइज देम टू. तो एक पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी है, और इवन रिस्पेक्ट भी है खुद के बच्चों के लिए कि चलो वो बोल रहे तो हम करके ट्राई करके देखते हैं, विच इज अ लॉट. कि पीपल आर ट्राइंग टू चेंज, एंड दैट आल्सो सेज अ लॉट अबाउट द सोसाइटी इन जनरल एज वेल, कि इट्स जस्ट अबाउट अ वेव. एक वेव चलने की देर होती है. जब एक वेव चलता है तो इवेंचुअली पीपल गेट कंज्यूम्ड बाय इट. तो एक अच्छी चीज़ है, इट्स अ गुड वेव, इट्स अ पॉजिटिव वेव, एंड इट कैन चेंज अ लॉट ऑफ लाइफ्स. बट हाँ, मतलब जितना हम उस पर काम करते रहे उतना हमारे लिए बेटरमेंट होता रहेगा, सोसाइटी का बेटरमेंट होता रहेगा मोर देन दैट. What advice would you give to that one person who is in a toxic relationship because he or she doesn't want to be lonely in life? See, when you are in a toxic relationship, you're actually more lonely. Yeah. Because now you're with this person, and even at that point you're confused कि why I'm still feeling lonely. आप अकेले lonely हो ना, तो फिर भी आपको ठीक है, चलो ठीक है, मेरे पास आंसर तो एटलीस्ट. बट वेन यू विद अ पर्सन एंड यू स्टिल फीलिंग लोनली, ये तो आपको एक तो पहले सरदर्द है कि मैं लोनली अभी भी फील क्यों कर रहा हूँ, एंड दूसरी बात आपका सेल्फ वर्थ भी वो गिराना चालू कर देता है कि इज इट ऑल अबाउट मी, बिकॉज आई हैव गॉट अ पर्सन नाउ एंड आई एम स्टिल फीलिंग लोनली, एम आई नॉट वर्दी, एम आई नॉट डिजर्विंग. एंड अगर आप ये फील कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, सो मे बी टेक योर टाइम ऑफ एंड ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड अंडरस्टैंड कि हम क्या बेटर कर सकते हैं उस पॉइंट पे. बिकॉज लोनलीनेस बढ़ती जाती है. आई मीन आप लोनलीनेस से भागने के लिए रिलेशनशिप में जंप तो कर जाओगे, बट लोनलीनेस इज नॉट अबाउट पीपल, इट इज अबाउट योर सेल्फ. यू फील लोनली व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू एस्केप योर सेल्फ. दैट इज वॉट लोनलीनेस, इट इज नेवर अबाउट पीपल. सो द बेस्ट वे टू अवॉइड लोनलीनेस इज स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ फर्स्ट, एंड व्हेन यू डू दैट अदर रिलेशनशिप्स विल नेचुरली गेट बेटर. बट ये चीज़ अगेन ईजी एस्केप है ना रिलेशनशिप पे जंप करना, बिकॉज हमारे पास चॉइसेस भी बहुत है, ऑप्शंस भी बहुत है, एंड मिल जाते हैं, तो लेट्स व्हाई नॉट डू दैट. आजकल के टाइम में ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो गया है. मतलब आपके पास कोई आइडिया है, या डू यू हैव एनी सजेशंस कि इसको कैसे कम किया जाए? बिकॉज people these days don't trust anybody. चाहे मतलब I'm just not talking in terms of relationship, मतलब scams भी आजकल इतने होने लगे हैं कि कोई भी इंसान 2 बार सोचता है कि यार क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. एंड रिलेशनशिप के टर्म्स में तो हो ही गया है, जो भी हम आजकल केसेस सुनते हैं. उस चीज़ को आप क्या बोलना चाहोगे कि या तो इंसान फूक फूक के कदम रखे, या फिर एक बार ट्रस्ट कर ले एंड फिर ऐसा रहे कि हाँ ठीक है जो होगा देखा जाएगा? आई थिंक रिलेशनशिप्स में तो ये ट्रस्ट विल कम ओनली विद सिक्योरिटी एंड द अश्योरेंस दैट नथिंग विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू, बट इट टेक्स टाइम. तो आपको रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट तभी डेवलप हो पाएगा जब दूसरा पर्सन भी उतना एफर्ट कर रहा है आपके लिए जितना आप करना चाह रहे हो. एंड वो हर वक्त हमारे स्पीड से, हमारे कंफर्ट से तो आता नहीं है. दूसरा इंसान का अपना पेस है, अपना कंफर्ट है, अपना पेशेंस लेवल भी है. तो वो एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है कि दूसरा इंसान कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सो दैट वी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डील विद दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ना, कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. एंड जितना हम उसको ट्रस्ट करने का मौका देंगे खुद को,
या दूसरे इंसान को, उतना चीज़ें बेटर होती जाएंगी, राइट। तो वो एक पॉइंट आता है डेफिनेटली कि ट्रस्ट तभी डेवलप हो पाएगा हमें दूसरों के ऊपर, जब चीज़ें बेटर होती जा रही, जब चीज़ें दूसरों के साइड से कॉन्शियसली बेटर हो रही है फ्रॉम द अदर साइड एज वेल। ट्रस्ट लोगों का ज़्यादा कम होता जा रहा है बिकॉज अगेन एवरीवन इज अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस एंड एवरीवन इज शोइंग यू काइंड ऑफ, मतलब आज की डेट पे सबको सबसे बड़ा डर यही है कि आई विल बी रिप्लेस्ड। तो ये क्यों दिख रहा है बार बार? बिकॉज कहीं ना कहीं बोथ द पार्टनर्स आर शोइंग ईच अदर यू आर रिप्लेसेबल, एंड जब तक ये डर रहेगा दोनों के दिमाग में दैट आई एम रिप्लेसेबल, देन यू विल नेवर बी एबल टू बी योरसेल्फ। यू विल ऑलवेज ट्राई टू बी इन अलर्ट मोड, प्रैक्टिसिंग एंड बीइंग परफेक्ट। तो आई थिंक वो दोनों को स्पेस देना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। लाइक जॉब, आप जॉब में रख लो किसी को, बट आपको बोलो कि चलो सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं, करते रहो आप काम, तो कोई आएगा नहीं। आप कंफ्यूज रहोगे, आप क्या करोगे? बट आप बोलो कि नहीं इतनी सैलरी मिलेगी, इस दिन पे मिलेगी, गारंटीड मिलेगी, तो आप खुल के काम करोगे, मजे से काम करोगे, कॉन्फिडेंस से काम करोगे। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज अबाउट हियर इन रिलेशनशिप्स एज वेल। बट अबाउट बाकी पार्ट्स ऑफ द लाइफ, हाँ वैसे सिचुएशन द वे थिंग्स एंड टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, आई मीन यू नेवर नो, उसमें तो बेटर है फूकू के कदम रखना। बट जैसे आपने भी बात किया कि गारंटी होती है और सिक्योरिटी होती है, मतलब आजकल के टाइम में तो बहुत मिनिमाइज हो चुकी हैं ये सब चीज़ें रिलेशनशिप्स के लिए भी। तो फिर आप कैसे ही ट्रस्ट कर सकते हो? एंड अगर आपको रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट की बात करनी ही है तो साइट्स जैसे टिंडर, बम्बल, ये सब तो अबंडेंस में यूज होती हैं और यहाँ पे हम लोग कितने भी केसेस सुनते हैं। तो डू यू थिंक जो लोग ये साइट्स यूज करते हैं उनके लिए ट्रस्ट करना इजी है? बिकॉज अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हम केसेस सुनते हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बहुत बुरे होते हैं, दूसरे हम कई पॉजिटिव केसेस भी सुनते हैं, जैसे कि शादी भी होती है कई लोगों की, दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है? ये सिक्योरिटी और सेफ्टी हर इंसान को चाहिए, मतलब सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट ये चीज़ है हमारे अंदर सबको। बीट अ मैन और वुमेन, एवरीवन वांट सिक्योरिटी। बट इंसान सिक्योरिटी से कब भागता है? जब वो डरा हुआ होता है। तो जब दोनों को लगे ना ये चीज़ कि हम रिप्लेसेबल है, तो वो भागेगा इधर उधर। बिकॉज वो भी फिर, अगर मुझे लग गया कि मैं रिप्लेसेबल हूँ तो फिर मैं भी तो अपने आप को सिक्योर करके रखूँ ना इधर उधर, तो मैं भी वही करूँगा, आप भी वही करोगे, एवरीवन इज रनिंग देन। करेक्ट। बट समवन हैज टू इनिशिएट द सिक्योरिटी प्रोसेस ना। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि अच्छा आप तो नहीं कर रहे हो तो मैं क्यों करूँ। समवन हैज टू टेक द इनिशिएटिव एंड देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, एंड देन वहाँ से चेंजेस, एंड वहाँ से द अदर पर्सन कैन ट्रस्ट, एंड देन वहाँ से चीज़ें बेटर होनी चालू होंगी। तो आई थिंक इट्स अ ग्राउंड दैट यू हैव टू टेक इनिशिएटिव ऑन, एंड देन जब आप इनिशिएटिव लोगे तब चीज़ें बेटर होंगी, एंड तब वहाँ से you will, the chances of you finding that person who will also make initiatives will increase because you are very clear and upfront about what you want. Because आप सिंपल हो कि आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे कोई टिंडर नहीं हो, कोई ये नहीं हो, कोई वो नहीं हो, जहाँ पे ये डर ना हो। तो आप अपनी डिमांड्स को, अपनी बाउंड्रीज को बहुत ही क्लियर रखोगे। जब अपनी डिमांड्स और बाउंड्रीज को क्लियर रखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा लोग आपकी लाइफ से बाहर हो जाएंगे। मतलब सारे वीड्स चले जाएंगे, बचेंगे एक दो लोग जो सच में एक्चुअली रहना चाहते हैं। एंड जो रहेंगे फिर वो रहेंगे बिकॉज वो भी तो उसी चीज़ वही चीज़ चाह रहे थे, और जो नहीं चाह रहे थे वो सारी चीज़ें वो तो ऑलरेडी निकल जाएंगे। तो आपका टाइम बचेगा, उनका टाइम बचेगा, एंड देन यू द चांसेस ऑफ यू फाइंडिंग द पर्सन हु इज एक्चुअली विलिंग टू पुट इन एफर्ट्स विल बी देयर। आजकल के टाइम में हेल्दी रिलेशनशिप्स भी बहुत मिनिमाइज हो चुकी हैं, एंड हम जब भी देखते हैं यही देखते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप तो अगर हो रही हैं तो वो या तो मतलब ऐसे बिल्कुल उस वायर पर है कि हाँ वो कभी भी टूट सकती है, या फिर बहुत रेयरली हम देखते हैं। तो इसको अगर आप बताओ कि हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? बिकॉज शादी से भी आजकल लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे। जेन ज़ी, वी हेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। जो भी आज तक हमने देखा है, जो आजकल का डेटिंग सीन चल रहा है, उससे ही हम लोग डरते हैं। तो शादी तो मतलब बहुत दूर की बात है कि हो ही नहीं पाएगी। एंड आई हैव सम फ्रेंड्स who have actually entered this arranged marriage setting, and they are telling that the scene is massive. मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा है कि मॉर्निंग में उनका बम्बल डेट चल रहा है, इवनिंग में उनका अरेंज मैरिज मीटिंग चल रही है। ये वाली सेटिंग को कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? सी अवॉइड तो नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉल बैक इनटू दैट थिंग। मतलब इवेंचुअली तो द वे सोसाइटी वर्क्स, द वे हमारी अपनी नीड्स होती है, हम सब चाहते हैं कि हम एक ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जाए। सो वी वुड वांट टू गेट इन दैट फेज एनीवे। बट हाँ, ये पॉइंट ज़रूर आ जाता है कि शादी का जो डर है वो डर भी इसलिए है बिकॉज वही लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द अदर पर्सन।
बट अगेन लाइक आई मेंशन राइट कि वी नीड टू हैव आवर बाउंड्रीज वेरी वेरी क्लियर इन सर्टेन एरियाज ताकि हम उस वीड को अवॉइड कर सकें. वी हैव टू बी अवेयर अबाउट ऑब्जर्वेंट अबाउट दिस थिंग कि आज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव ऑप्शंस एंड दे आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम चीटिंग ऑन यू. बट हम जब ये चीज़ों को क्लियर रखेंगे ना कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज टोटली नॉन निगोशिएबल फॉर मी, तो वो वाले जो काइंड ऑफ पीपल होंगे वो बहुत जल्दी निकल जाएंगे आपकी लाइफ से. तो आपके लिए प्रिजर्व कर पाना बेटर लोगों को आसान हो जाएगा. एंड दैट इज वेयर द होल रिलेशनशिप थिंग और मैरिज थिंग कैन गेट बेटर एज वेल, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को देख पा रहे हो. बट अगेन डिफिकल्ट तो है, 100% अंडरस्टूड कि आप डिफिकल्ट हैं. बट वही बात आती है ना कि जैसे मैंने कहा कि वी लिव आवर प्रेजेंट थ्रू द लेंस ऑफ द पास्ट. तो बिकॉज most of the people, especially Gen Z, has a lot of past experiences, especially in relationships, they're carrying a lot of baggage. Yeah. And that baggage shows up in their behavior, in their beliefs and in their aspirations as well. कि मुझे करना है नहीं करना है, मुझे जाना है कि नहीं जाना, मुझे भागना है, मुझे सिंगल रहना है. Every of those choices come because of that baggage of the past. The best way would be to start working on the baggage of the past. Maybe take therapy, talk to people, understand, deal with it, write it down, read about it, ताकि आप उन baggages को कम कर सको. And then see it holistically कि आप better कर सकते हो और क्या better नहीं कर सकते हो. That is where you actually make a well-informed approach, right? Because once you're seeing the reality or the present from the lens of the past or the past baggage, so even if a good person comes in front of you, आपका past baggage उसको सही देखने देगा ही नहीं. आप ज़्यादा conscious हो जाओगे, आप over selective, over alert हो जाओगे. वो इंसान कुछ नहीं कर रहा है, but आप alert हो, आप चीज़ों को खराब खुद कर रहे हो. And that is happening. A lot of marriages are failing these days because of trauma dumping as well. कि मेरा जो पास्ट ड्रामा था मैंने तो कोई प्रोसेस नहीं किया, डील नहीं किया. नाउ आई गेट इनटू गुड रिलेशनशिप, डिसेंट रिलेशनशिप, अपने फ्लॉज थे उसके, बट मैंने सारा ट्रॉमा डंप कर दिया उसे जाके. और फिर मैं कह रहा हूँ कि उसने तो कभी मुझे साथ दिया ही नहीं. बट रियलिटी में मैंने भी कब मौका दिया उसको साथ देने का, मैंने भी तो सब डंप कर दिया ना उसको. तो वो पार्ट भी है कि आई थिंक वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर ओन थिंग्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड थिंग्स एज वेल. ऑफ कोर्स यू हील इन रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स यू ग्रो इन रिलेशनशिप्स, बट एक लिमिट है उसका भी ना. दूसरे इंसान की भी अपनी कैपेबिलिटीज है. द पर्सन यू आर मैरिंग इज नॉट ए थेरेपिस्ट, दे नीड टू बी डिफरेंट पर्सन. तो वो पार्ट है कि आपको अपना काम खुद भी करो, बट रिलेशनशिप में भी हील करो, उसमें भी इंप्रूव करो, बट टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ट्रॉमास एंड योर फीलिंग्स एज वेल. Do you have any cases that you can tell us that completely changed your mind or completely changed the idea of emotional intelligence in your mind? Case in the sense positive or negative? Both. बता सकते तो without taking any names. of course. हाँ. ऐसा particularly मतलब नेम से मतलब कि ट्रांसफॉर्म कर दे इमेज को या नाम को, nothing like that, but of course having a fair share of my experiences around it. एक चीज मतलब जो core essence, I'll tell you what is the core essence of everything, every person I talk to is this very one simple thing कि जितना ज़्यादा हम इमोशंस से भागते रहते हैं और उसको प्रोसेस करना नहीं सीखते, उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते रहते हैं. और ये चीज़ भी मुझे समझ में आ गई एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कि जितना दूर से ये जेंडर स्पेसिफिक दिखता है उतना वो नहीं है. बोथ जेंडर्स हैव द सेम स्ट्रगल्स, both genders are actually going through the same struggles. It just comes out differently. दोनों को डर है अंदर, दोनों के अंदर डर है रिजेक्शन का, दोनों के अंदर डर है इग्नोर होने का, दोनों के अंदर डर है सिक्योरिटी ना मिलने का. बट दोनों अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं उस चीज़ को, और दोनों के फियर्स भी अलग अलग है. तो इट कम्स आउट इन वेरी एक्सट्रीम फॉर्म्स. एंड अनदर थिंग जो सबसे कॉमन चीज़ व्हाट आई ऑब्जर्व इन मैरिजेस टुडे इज दैट कि कहीं ना कहीं men after marriage specifically often are fixated on the idea of trying to make everyone else work around the marriage as well. मतलब मेरे माँ बाप भी खुश होने चाहिए, मेरे चाचा ताऊ भी खुश होने चाहिए, मेरे फ्रेंड्स भी खुश होने चाहिए. उस प्रोसेस में वो रिलेशनशिप को भूल जाते हैं, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा गैप आता है मैन के साइड से कि दे आर ट्राइंग टू इंक्लूड सो मेनी पीपल इन द रिलेशनशिप, इन देयर ओन रोमांटिक रिलेशनशिप, कि वो अपने रिलेशनशिप को भूल गए. And it becomes complicated for them. And the woman eventually, the wife eventually feels कि you care for everyone else except me. And for the women, जो मैंने notice करा है कि a lot of women are carrying so much baggages from the past of what they saw their mothers, parents go through. कि a lot of women of this generation specifically have seen their women their mothers being treated not so rightly.
and not so rightly by their in-laws, not so rightly by their husband, not so rightly about the society, कि the women of a lot of women of this generation are very conscious कि मुझे तो वैसा ट्रीट होने देना नहीं चाहिए, हाँ. जिस चक्कर में दे आर एक्स्ट्रा अलर्ट. सो नाउ उनका अलर्ट स्टेट यहाँ पर है. अब चीज़ें यहाँ पर हो रही है, बट आप अलर्ट यहाँ पे हो तो आपका रिएक्शन भी इस तरीके से निकल रहा है. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके अलर्ट ओवर अलर्टनेस के कारण आप मतलब डिसेंट सी चीज़ को भी खराब कर दे रहे हो कहीं ना कहीं, बिकॉज यू आर ओवर अलर्ट अबाउट इट. जहाँ पे इस चीज़ को इस तरीके से हैंडल कर सकते थे, बट यहाँ से हैंडल कर रहे हो तो पीपल आर ऑल्सो काइंड ऑफ एग्जा ओवर फीलिंग कि यार इतना एक्स्ट्रा क्या हो गया, इतनी क्या बात हो गई. तो वो पार्ट आ रहा है कि दोनों मेन एंड वुमेन के साइड से कि मैन आर ट्राइंग टू जंप द गन एंड इंक्लूड एवरीवन कि मेरे माँ बाप को भी ऐसे रखो वैसे रखो, एंड वी केयरिंग टू मच अबाउट द अदर पार्ट ऑफ दिस वेल कि आई मीन यू आर मैरिड नाउ, योर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर अपकमिंग जनरेशन, नॉट द पास्ट जनरेशन. बट मोस्ट मैन डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग. उनको लगता है मेरा पास्ट जनरेशन ही सब कुछ मुझे हैंडल करके केयर करके चलाना है, नया जनरेशन तो खुद होता रहेगा, राइट. बट दे वुड एक्सपेक्ट द अदर थिंग फ्रॉम देयर किड्स देन इवेंचुअली, राइट. तो वही पार्ट आ जाती है कि ये एक पार्ट आ जाता है कि उनको लगता है यही तरीके से चीज़ें चलती रहनी चाहिए, जो गलत है. एंड वुमेन के साइड से कि ट्रॉमा डंपिंग वाली चीज़, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यस मे बी यू नीड टू बी ऑब्जर्वेंट कि हाँ यू नीड नॉट बी डिसरिस्पेक्टेड बाय एनीवन, अग्रीड. बट किस इंटेंसिटी में हो रहा है, बी अलर्ट, बी ऑब्जर्वेंट एंड मेक बाउंड्रीज, एब्सोल्युटली डू दैट. बट डू नॉट मेक दैट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट योर मदर सॉ, बिकॉज वो बहुत एक्सट्रीम पे चला जाता है चीज़ें, एंड वो हो रहा है. बहुत ही कॉमन चीज़, एंड बिगेस्ट रीजन ऑफ डिवोर्स टुडे इज दैट. ओके, टू मच रियल अगेन. जो अभी आपने बात किया ना कि मेन के लिए वो उनको लग रहा है पुराना जनरेशन ही सब कुछ है और उनके लिए नया जनरेशन बस हो जाएगा. डू यू थिंक ये सेम रहेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए उतना करेंगे जितना हमने अपने पेरेंट्स के लिए किया, बट जैसे जैसे आप देखते हो द डिस्कनेक्शन वो बढ़ता ही जा रहा है. एब्सोल्युटली. मैंने अभी इससे पहले एक पॉडकास्ट किया था केजी सुरेश सर के साथ, एंड द वन थिंग दैट स्टूड विद मी, जो उन्होंने बोला, दीज टाइम्स आई फील लाइक कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए बस ATM मशीन्स बन गए हैं. एंड आई वाज लाइक येस मे बी, बिकॉज आजकल कुछ कनेक्शन नहीं रहा है पेरेंट्स और बच्चों में. इट्स जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट कोई बैठकर बात नहीं कर रहा है कि हाँ आज मेरे में ये हुआ, दिन में ये करा वो करा. They're just demanding money. Parents are giving them money because parents also, to be very honest, don't have that much of time कि वो बैठे उनके साथ बात करें. तो वो ATM मशीन वाला जो चीज़ मेरे साथ अभी तक रुक गया है, वो आपको उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, that is 100% true. जब तक आप खुद वो इमोशनल डेप्थ नहीं दिखाओगे रिलेशनशिप में, तब तक बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बिल्कुल. एंड आप ज़रूर एक एज के बाद आपको याद आएगा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं. बट आपने 20-30 साल अपने पेरेंटहुड में बच्चों को इग्नोर कर दिया, साइड कर दिया, क्योंकि मेरा करियर इंपॉर्टेंट था, मेरे पैसे इंपॉर्टेंट थे, मेरा चीज़ इंपॉर्टेंट था. आपको 20 साल बाद याद आ रहा है अपने बच्चों से, एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि नॉट केयर फॉर मी, टेक केयर ऑफ मी एंड ऑल दोस थिंग्स. हाउ कैन डू दैट विदाउट एनी अटैचमेंट? तो वो भी प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना प्रैक्टिकल आप थे उस वक्त उतना प्रैक्टिकल वो रहेंगे, बच्चे रहेंगे. तो वो एक गैप आता है, एंड दिस क्रिएट्स सो मच फ्रस्ट्रेशन इन पीपल. एज पीपल स्टार्ट टू एज, दे स्टार्ट टू रियलाइज दिस वन थिंग, दैट दे आर नॉट इटर्नल, एंड दैट इज वेयर द होल पैनिक स्टार्ट्स. कि अब तो भाई मुझे चाहिए सिक्योरिटी, जब तक मैं जवान हूँ तब तक मुझे लग रहा है मैं तो दुनिया हासिल कर लूँगा. द मोमेंट आई स्टार्ट टू गेट ओल्ड, तो मुझे दिखना चालू होता है कि मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं, मेरी बीमारी लगना चालू हो रही है, एंड वहाँ से डर आना चालू करता है कि व्हाट डू आई नीड देन. अगर मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर रहे, मुझे बीमारी लग रही है, देन आई नीड सिक्योरिटी, आई नीड पीपल अराउंड मी टू सपोर्ट मी. बट मैंने तो कभी बिल्ड ही नहीं किया वो चीज़ कभी किसी के साथ. अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, अब तो मैं इसके थ्रू जा रहा हूँ तो बाकी लोग समझ जाए मैजिकली कि ये हो रहा है मेरे साथ एंड मुझे हेल्प करे. बट व्हाई वुड दे हैव नेवर बिल्ड एन अटैचमेंट विथ यू. तो वो भी नहीं कर रहे. आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, एंड यू टेकिंग आउट ऑन योर किड्स. वो और आपसे रिपेल होते जा रहे हैं. तो वो एक गैप है. तो आई थिंक ये भी चीज़ गैप क्यों आ रहा है. आई थिंक people are so fixated on the idea of money and career and growth that they're letting go of the very basic joys of life. When you become a parent, I think we should allow ourselves to slow down a bit, because it's a huge responsibility. How can you expect कि एक बच्चा खुद से ग्रो कर जाए? ग्रोथ बच्चा तो ग्रो कर जाएगा, आप रहो ना रहो. लेकिन how can you expect your child to grow up if you're not actually present for them and the way you want it to be? And बच्चा अटैच कैसे होगा आपसे? बच्चा ग्रो करके निकल जाएगा अपनी जिंदगी जीने. यस, अग्रीड. आप अपनी लाइफ को रोको भी मत, बिकॉज आप इंडिविजुअल हो, सिर्फ पेरेंट भी नहीं, आप इंडिविजुअल एक इंसान भी हो. बट थोड़ा स्लो होने का मौका दो खुद को भी.
because it is an opportunity for you to also connect with yourself, with your childhood as well, with them as well, create memories, because these are the memories you die with. आप पैसे कितने कमा रहे थे उसके साथ तो आप मरने नहीं वाले हो. These are the beautiful memories you die with. So allow yourself to slow down a bit, enjoy and live those memories, and then go ahead with that particular thing, ताकि आपको at the end of the day ये भी रहे कि मैंने attachment memories build की खुद के साथ. And those kids will also learn the quality of life, कि life में slow होना is not a problem. And this is another issue that I see a lot in Gen Zs specifically, because apart from what you talk about relationships and love, एक hustle mindset भी बहुत कॉमन चलता होता है कि हसल करना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में हसल करो, पैसे कमाओ, भागो यहाँ से वहाँ भागो, यहाँ से वहाँ भागो. और उसके लिए लोग क्या से क्या नहीं कर रहे. ट्रेंड्स की मतलब कि मैं कितना रईस हूँ, मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, उसके लिए लोग पीपल कैन डू एनी एक्सटेंट टू शोकेस दैट, be it through traveling through business classes, or be it buying extraordinary mobile phones, to watches, to cars, just to show off and just to showcase कि मैं हसल कर कितना कर चुका हूँ. Maybe they have earned that as well, not necessarily saying कि they have not earned it, but वो भी सिर्फ at one cost कि मेरा काम है बस हसल करना, बाकी चीज़ बाहर में जाए. तो you're losing one part. तो वो पार्ट आई थिंक बैलेंस आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक पार्ट पे बैलेंस भी जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ें आप, क्योंकि आप विल कम बैक टू इट. इट्स बेसिक ह्यूमन नेचर टू कम बैक टू आवर रिलेशनशिप्स, टू आवर दैट. और आप जितनी जल्दी इस बात को रियलाइज करोगे उतना जल्दी बैलेंस क्रिएट कर पाओगे. जितना लेट करोगे तब तक आपके हाथ से निकल चुकी है कोई चीज़, और फिर आप वो डेस्परेट अटेम्प्ट करते रहोगे बस जिंदगी भर कि आ जाए कोई मेरे पास. आजकल we want to be everywhere. The thing, I know a person who's doing 5 internships at a time. 5 internships आप कैसे कर सकते हो पता नहीं मुझे. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ना एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आपने मुझे बोला था कि शादी के वक्त लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए और वो सब. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में देखे जा रहे हैं. आपको क्या लगता है इसका माइंड पर कैसा इफेक्ट पड़ता होगा, मेंटल हेल्थ पे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे, फिर ऑफ कोर्स द ग्रोथ ऑफ फैमिली एंड एवरीथिंग. राइट. सी, जब कॉर्पोरेट सेटअप की हम जब बात करते हैं ना, तो एवरीवन इज बिजी जंपिंग द लैडर. मतलब दे डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर एज अ पार्टनर. नेचुरली दे कैन हैव, नॉट नेसेसरी सबका नहीं है, मतलब जिसका प्रायोरिटी उसका है भी, बट जिनका नहीं है, मतलब जिनका प्रायोरिटी है जंपिंग द लैडर, तो वो रिलेशनशिप को साइड कर चुके हैं, बोथ मेन एंड वुमेन. एंड इंटरेस्टिंगली जब वो साइडलाइन होना चालू होता है तो यू मिस आउट ऑन द वेरी बेसिक पार्ट ऑफ इंटीमेसी इन रिलेशनशिप, एंड नॉट जस्ट फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी एज वेल. बात करना, शेयर करना, डिस्कस करना, वल्नरेबिलिटी, फिजिकल टच, एवरीथिंग अराउंड इट. तो women are missing out on emotional intimacy, men are missing out on physical intimacy. आप बाहर कॉर्पोरेट में ज़्यादा समय बिताना चालू करते हो, but that is the biggest priority, that is why you're spending more time there. You're a human being. Then naturally, since you're missing out on that ingredient in your own relationship, in your own marriage, your chance of getting attracted to some other prospect naturally increases. Because आपने अपनी उस जगह ध्यान दिया नहीं था. Then you get attracted to someone, and then naturally you connect, and then you want to, मतलब excitement, the whole rush and the whole feeling कि oh my god I'm in love again, and maybe this is it, maybe शायद मैं गलत मैरिज में फंसा हुआ था. But again that's the whole point about it. The moment you get it, done. Again अगला चालू होगा फिर, because you never wanted stability, you wanted the kick, which was gone because you never put in lots of efforts into the relationship. So extramarital affairs do not happen because of lack of love. It happens because you're constantly looking for a kick. वो किक क्यों गायब हुआ तब की अपनी ओरिजिनल रिलेशनशिप से? बिकॉज कभी आपने एफर्ट्स ही नहीं पुट किया था. डू यू थिंक ऑल दीज पीपल हैव द सेम मेंटालिटी और डिफर भी कर सकता है? अब्यूजेस का भी बहुत बार रीजन होता है. अ लॉट ऑफ पीपल लेट्स से आर गोइंग थ्रू अब्यूजिव रिलेशनशिप्स एंड दे डू नॉट हैव द करेज टू एंड इट, तो देयर चांसेस ऑफ गेटिंग अट्रैक्टेड टू समवन एल्स इंक्रीजेस. वो भी रीजन होता है, एंड दैट्स हैपेंस सबसे ज्यादा वुमेन के साथ. If a woman is stuck in a physically or mentally abusive relationship, वो बोल नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो they are cut off. मतलब mentally they are divorced, physically they cannot be because of whatever reasons they are. तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग तो इंसान का नीड तो नीड है. भूख लग रही है तो भूख लग रही है. There is no justification of that. The chance of you getting attracted to someone else increases. It gets horribly ugly at the end of the day. Yeah. But it मतलब attraction तो हो ही जाता है. Okay. So शिवम, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले आई हैव अ फ्यू जेनजी स्लैंग्स ऑफ रिलेशनशिप्स. आपका हम वो टेस्ट करने वाले हैं कि आप जेनजी स्लैंग्स को कितने अच्छे से जानते हो. I don't think we'll be good at it. Let's see. I think first one's really easy, आप कर लोगे. Okay.
ठीक है. First one is breadcrumbing. हाँ, that I know. That I know. Obviously, you kind of cling on to small amount of efforts rather than actual Yeah. soul food. Yeah, without having any real intentions, you into a relationship. Second is benching. Benching, I think I know. Benching शायद आप side character, side chick kind of thing. हाँ, मतलब not dating Not them, dating, but हाँ. keeping them as a backup. हाँ, backup, ऐसा. हाँ, हाँ. Gaslighting. हाँ, ये तो चलो psychological term है. You're manipulating to someone. Yeah, correct. Orbiting. I don't know that. When you stop talking to somebody, but you are just looking at their Instagram or social media. Stalking kind of thing. Stalking kind of thing. Simping. हाँ, ये I know. Simping. हमारे ज़माने में इसको हमारे ज़माने. I don't know, but I get the point. कि this Yeah, is more मतलब about, doing too much for too someone. हाँ. Okay. Your last advice to people who are actually struggling to maintain a happy relationship. Understand कि दूसरे पर्सन का उसमें क्या रोल है, खुद का क्या रोल है, and that starts with putting in the work for yourself. I mean, it becomes very easy to understand कि उसमें आपकी गलती है, उसकी गलती है, कितनी आपकी गलती, कितनी उस इंसान की गलती है, तब वो रास्ता आसान हो जाता है. क्योंकि जब तक आप खुद में श्योर नहीं हो कि मुझ में क्या गलती है, उसमें क्या गलती है, तो आप तब घूमते रहो, कंफ्यूज घूमते रहोगे कॉन्स्टेंटली. तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि what exactly is at fault here, situation, the person, me. And that can only happen if you are being very aware and observant of yourself. So put in the hard work for yourself, be aware, be consistent, be conscious of what you think, your feelings, your patterns, your beliefs. And that makes the process of understanding कि कितना मुझे relationship में effort करना है या बाहर निकलना है will be easier. Okay. I think we are done with the podcast here, Shivam. Thank you so much for being here. Thank you so much for simplifying this emotional intelligence term here. And थोड़ा ज्ञान देने के लिए Gen Z को कि उनके दिमाग में कुछ पसे और खुशहाल अपनी जिंदगी जिए. Thank you so much for having me. Thank you so much. Can you just request to subscribe the channel? And if you like the video, please subscribe the channel and do like, comment and share this video with your friends, family and whoever you think you like it.